सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस भुवनेश। सो गाइज, आज के वीडियो में हम पार्ट सेकंड कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने लास्ट लेक्चर में हमने जो है पहले 20 क्वेश्चंस जो है वो किए थे सैम्पल पेपर के। आज बाकी के जो है वो क्वेश्चंस हम देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर इशू किया गया है सीबीएसई द्वारा, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जल्दी से हम जो है बिना वेस्ट किए क्वेश्चंस जो है वो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ द sum of two numbers is 1 to 15, then what and their HCF is 81, then the possible number of pairs of such numbers are। तो सबसे पहले जो पॉसिबल पेयर्स होंगे गाइज वो होंगे को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो सॉरी माफ कीजिएगा, थोड़ा कोल्ड है। ठीक है, तो HCF जो है वो कितना है? HCF है आपका 81। ओके, और दो नंबर्स का सम है 1 to 15, तो एक नंबर को x ले लेंगे, एक नंबर को y। ठीक है, एलसीएम HCF 81 है, तो 81x प्लस 81y इज इक्वल टू 1 to 15। ठीक है ना, दिस इज एन एंटिटी। ठीक है, तो दो नंबर्स का सम है जो वो कितना है 1 to 15। यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 to 15 अपॉन 81, दैट इज अराउंड, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे इसको, तो x प्लस वाई कितना आएगा 15 आएगा। अब 15 के हमने पेयर्स बनाने हैं जो कि को प्राइम नंबर्स हों। ठीक है ना, को प्राइम पेयर्स। ठीक है, तो को प्राइम पेयर्स जो हैं वो कितने बनेंगे इसके? एक बनेगा 114, एक 213, एक 411 एंड वन इज 7 8, यही बनेंगे। ठीक है, चार जो है वो को पेयर्स बने हैं, तो आंसर इज 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ग्राफ दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे बताना है हमें कि हाँ, व्हाट इज द एरिया फाउंड बाय दीज टू लाइन्स। तो ये एक लाइन है, दो लाइन्स हैं, और ये ट्राइंगल बना रही है। ठीक है ना, गिवन बिलो द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग टू लीनियर इक्वेशंस ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स। तो एरिया जो है वो ट्राइंगल का बनेगा ए सी डी। दिस इज द ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, ये ट्राइंगल रहेगा, और ट्राइंगल का एरिया सबको पता है 1/2 बेस इंटू। तो 1/2 बेस कितना है यहाँ पे देखिए, ये है आपका आई थिंक ये 0 1 2 0 1 2 3 4, ये 4 है, और ये 1 और 2 6, बेस आ गया आपका 6। दिस पार्ट इज योर 6। ठीक है, और ऑल्टीट्यूड कितना है आपका, ये आपका ऑल्टीट्यूड आ गया ये वाला, और ये कितने पे आ रहा है 2 पे, तो 2 2 कैंसिल, 6 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है। इफ tan a प्लस कॉट a, ठीक है, a नहीं है वैसे अल्फा है ये, ठीक है, इज 2, देन कॉट रेज टू पावर 20 प्लस tan रेज टू पावर 20 इज इक्वल टू हाउ मच। बहुत ही सिंपल, देखो tan a प्लस कॉट a 2 कब हो सकते हैं? जब दोनों 1 और 1 हो। ठीक है, अब आप बोलेंगे यार 0 और 2 भी तो हो सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आप सुना दूं कि tan और cot दोनों जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और tan और cot दोनों में से किसी की भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यू है वो 2 नहीं होती। ठीक है ना, 1 से ऊपर किसी की भी नहीं होती है। ठीक है, तो tan a प्लस कॉट a 2 कब होंगे? जब अल्फा जो है यहाँ पे जो अल्फा है वो 45 रहेगा। tan 45 1, cot 45 1, 1 प्लस 1 2। तो tan अल्फा मतलब कि tan 45 है, इसकी रेस टू पावर अगर हम 20 कर भी ले तो 1 रेस टू पावर 20 1 ही रहेगा, 1 रेस टू पावर 20 1 ही रहेगा, तो आंसर तब भी क्या आएगा? 2 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 24। इफ 217x प्लस 131y is equal to 913, 131x plus 217y is equal to 827, then find x and y।
तो लीनियर इक्वेशन जो है वो इसका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का जो है वो क्वेश्चन है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस पर टाइम वेस्ट तो नहीं करना चाहिए, बट मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कैसे निकालना है। तो काफ़ी सिंपल है, आप कोई भी मेथड, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो चाहे वो एलिमिनेशन हो, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो मत ही लगाओ, ठीक है, दोनों में से किसी को भी डाल के आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने ये निकालना है, ठीक है, तो आप इसको काफ़ी आराम से जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे, ठीक है, अगर आपको x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए तो आपको इसकी जरूरत नहीं, आप दोनों को ऐड कर दो, 217 प्लस 131, 217 प्लस 131, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, 217 प्लस 131 आ गया 348, तो 348x प्लस 348 इज इक्वल टू 913 और 827, 1740। 348 हमने निकाला कॉमन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1740 अपॉन 348। तो इसको डिवाइड करके आपका क्या आता है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना, 8 कितने सा 0 होता है भाई, 8 कितने सा 0 होता है, 5 सा, ठीक है, 348 5 सा, तो लास्ट में तभी 0 है। ये आपको थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स जो है वो सीखने पड़ेंगी। तो 5 इज द आंसर। द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज p एंड q, ठीक है, तो अरे यार, ठीक है, एंड p जो है वो ग्रेटर देन है 2 से, ठीक है, ओके। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस q। तो सिंपल सी बात है, एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स होता है, ठीक है। एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हम यहाँ पे यही लगाएंगे, टू नंबर्स कितना है यहाँ पे, एलसीएम कितना है 221 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना रहेगा, वेरी गुड, एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स, तो दो प्राइम नंबर लेने हैं हमने, इसका प्रोडक्ट 221 हो तो 11 13 जा नहीं, 11 13 17 जा, 13 इंटू 17, तो एक पी एक आ गया आपके पास क्यू, पी बड़ा है तो 317 माइनस 13, 51 51 माइनस 30, आपके पास आंसर आ गया 38। ये लीजिए, a card is drawn from a well shuffled deck of cards. What is the probability that the card is drawn neither a king nor a queen? तो किंग जो है वो क्यून जो है, मैंने आपको बताया था 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं, ठीक है, हर टाइप के कार्ड में एक क्यून और एक किंग होता है, ठीक है, तो मतलब कि 8 जो है वो निकल गए, 52 कार्ड्स होते हैं, 52 में से 8 अगर आप निकाल दोगे तो आई थिंक आपके पास बचेंगे 46 कार्ड्स, नहीं 44, ठीक है ना, तो 44 अपॉन 52 इज द आंसर। तो 44 अपॉन 52 अगर आप करेंगे, अगर आप काटेंगे इसको तो 22 अपॉन 26, 11 अपॉन 13, तो 11 अपॉन 13 इज द आंसर। Two fair dice are rolled simultaneously, the probability that 5 will come at least once. तो 5 जो है वो एटलीस्ट 1 आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जब आप दो डाइस को रोल करते हो तो आपकी जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आते हैं दैट इज 36, ठीक है, तो 36 आते हैं, ठीक है, तो 5 उनमें से कितनी बार आएगा, देखो अब यहाँ तो मैं पूरे के पूरे 36 के 36 लिखूंगा नहीं, ठीक है ना, तो आपको एज इट इज पता होना चाहिए, एक बार आएगा 1 1 5 2 5 4 5 5 5 लीस्ट 1,
अब उल्टा कीजिए, ठीक है, 5 1 2 5 5 2 5 3 5 4 6 5 5 6 सॉरी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 5 11, ये वाला क्यों नहीं 5 5, वो चाहे वो दूसरे कॉम्बिनेशन में भी है तो रहेगा तो 5 5 ही, ठीक है, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो 11 11 बार आ सकता है, तो 11/36 इज द आंसर। अच्छा जी, इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 3 साइन ए कॉस ए, देन द वैल्यूज ऑफ कॉट ए इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, मिट जा भाई, नहीं मिट रहा। ओके, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 3 साइन ए कॉस ए, ठीक है, तो देन द वैल्यूज ऑफ कॉट, ओके निकालते हैं इसको, थोड़ा सा मिटा देते हैं पहले। इसको मैं अलग तरीके से करने वाला हूं, ठीक है, देखो देखो सॉरी, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 3 साइन ए कॉस ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 3 साइन ए कॉस ए, है ना, ये बन जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से देखो, अगर मैं साइन स्क्वायर ए को x और कॉस स्क्वायर ए को c बोलूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वो कैसे रहेगा, देखो साइन स्क्वायर ए को x 2x, कॉस स्क्वायर ए c इज इक्वल टू 3x c। अगर मैं पूरा लिखूं तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, बनती है कि नहीं, ध्यान से देखो, बनती है, ठीक है। इसकी मिडिल टर्म क्या है 3xc, इसको हम स्प्लिट करेंगे, ठीक है, क्या आना चाहिए 2c आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो इसको स्प्लिट कर करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज व्हाट, दैट इज समथिंग एल्स, बट ये जो मेथड है ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। पहले आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे तो हम क्या करेंगे, देखो 2 साइन स्क्वायर ए 2 साइन ए कॉस ए
माइनस साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, -2 साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए, -3 साइन ए कॉस ए होगा क्योंकि उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक ही बात। अब निकालो कॉमन। कॉमन क्या निकलेगा? शाबाश, जल्दी से। कॉमन क्या निकलेगा? यहां से कॉमन निकलेगा 2 साइन ए साइन ए माइनस कॉस ए, और यहां से भी साइन ए कॉमन माइनस का, सॉरी यहाँ पे कॉस ए निकलेगा, तो साइन ए माइनस, ये सेम टर्म बनेगी। ठीक है, तो दोनों फैक्टर्स क्या बन जाएंगे? साइन ए माइनस कॉस इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो आपका जो आंसर है दैट इज व्हाट? दैट इज 1, क्योंकि 2 साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए। अपॉन साइन कितना हो जाता है? कितना हो जाता है? कॉट, यहाँ बचेगा 2, एक तो वैल्यू इसकी 2 होगी, मतलब कि सी पार्ट तो रहने वाला है। ठीक है, दूसरी वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में एक ही पार्ट में 2 दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। The vertices of a parallelogram in order of A, B, C, D, then the X and Y। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्यों? बिकॉज पैलोग्राम है। ठीक है, एंड पैलोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो आपस में 1:1 की रेशो में काटते हैं उसको, सेम टू सेम। ठीक है, तो आप उससे ये x की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हो, x और y की वैल्यू। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। बोलता है कि इन द फिगर, ये आपको फिगर दी है, और एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए। ठीक है, ओके, तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ए सी डी और ए बी सी को जो है वो सिमिलर प्रूफ करेंगे बाय एंगल। ठीक है, कैसे? ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया और एंगल ए आपका आ गया कॉमन। ठीक है, फिर हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए सी कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली। ठीक है, ए सी कितना है? 8। ठीक है, इसको करेंगे तो ए बी आपके पास कितना आएगा? ए बी आपके पास ए सी इंटू ए सी हो जाएगा, मतलब कि ये 64 हो जाएगा, 8 इंटू 8 64 अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए बी, तो 64 अपॉन 3 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 आपका। 31 क्वेश्चन है कि एक पॉइंट है, द इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 4, 5 एंड 2, 3। तो बेटा देखो, ध्यान से हमेशा एक चीज़ याद रखना, किसी भी लाइन पे जब तुम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हो ना, उस पॉइंट का इस पॉइंट के साथ और इस पॉइंट के साथ इक्वी डिस्टेंट जो है वो रहता है पॉइंट। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट को एक्स वाई जो है वो कर लेता हूँ, ठीक है, एज्यूम कर लेता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस दोनों पॉइंट्स के आपको दिए गए हैं, ये हो गया 4, 5 और ये आ गया -2, 3। ठीक है, तो ये और ये, मतलब कि अगर A है तो ये B है और ये C है, तो AB और AC जो है वो दोनों सेम है। बिकॉज एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होती है लाइन सेगमेंट पे, ठीक है ना, अगर आपने छोटी क्लासेस में क्लास 8th में कंस्ट्रक्शंस किए हैं, ठीक है, तो जब लाइन सेगमेंट के इधर इधर आर्क लगा के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते थे, उसका डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से क्या होता था? बराबर होता था। ठीक है, तो इक्वी डिस्टेंट है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, तो वहाँ से जब आपने लगाया, यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला, ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला, दोनों को इक्वेट करो, आंसर आपके सामने आ जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। इन द गिवन फिगर आपको डी जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है, ओके, और आपको कॉट वाई अपॉन कॉट एक्स निकालना है, ठीक है ना। तो कॉट किसके बराबर होता है? तो बेटा कॉट होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बिकॉज टैन परपेंडिकुलर पे बेस होता है, ठीक है। तो कॉट वाई किसके बराबर आ जाएगा? ए सी बाय बी सी। वाई वाई के लिए जो है ये बेस रहेगा और ये परपेंडिकुलर, सॉरी ये परपेंडिकुलर और ये बेस, बिकॉज वाई के ऑपोजिट जो होता है थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है हमेशा। तो ए सी बाय बी सी। और कॉट एक्स के लिए आपका क्या आ जाएगा? ए सी बाय डी सी, ठीक है। तो यहाँ से ये किसके बराबर हो जाएगा? ए सी अपॉन बी सी इंटू डी सी बाय ए सी। ए सी कैंसिल, डी सी बाय ए सी, तो डी सी अपॉन बी सी। तो डी सी जो है वो हाफ है किसका? बी सी का। तो यहाँ पे मैं डी सी को 1/2 बी सी लिखूँगा अपॉन बी सी। बी सी कैंसिल, 1/2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The smallest number by which 1/13 should be multiplied so that its decimal expression terminates after 2 decimal places. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 1/13 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपके जो डेसिमल प्लेसेस है वो 2 टर्मिनेट हो जाए। तो देखो अगर 1/13 को मैं कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ जिसमें 1/100 आ जाए तो ये 0.01 ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो वो नंबर एक ही है 13/100। 1/13 इंटू 13/100, 1/100 0.01। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, ठीक है। ओके आपको ये साइड दी है और ये भी साइड दी है, 8 सेंटीमीटर ये है और 16 ये है, ठीक है। और इंस्क्राइब किया गया है एक स्क्वायर और आपको निकालना है द साइड ऑफ द लार्जेस्ट, द लेंथ ऑफ द साइड of largest square FDGB that can be inscribed in the triangle, ठीक है भाई। तो मैं स्क्वायर की साइड को x मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाली ट्राइंगल AFD एंड GDF, ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो जाएंगे। क्यों? 90 90 कॉरस्पॉन्डिंग ए से सिमिलर, ठीक है। अच्छा इसको मैंने x माना है इस साइड को, तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। तो AF अपॉन DG इज इक्वल टू AF अपॉन GE, ठीक है। अब AF कितना है भाई? AF है आपका, दिस इज योर AF। ये अगर पूरा 16 है तो ये x है, तो ये AF कितना होगा? 16 माइनस x अपॉन x DF, सॉरी DG जो है वो x है, ठीक है। DG ये वाला x ही है, इज इक्वल टू DF कितना है? x है। और GE कितना है? GE ये अगर x है तो ये कितना होगा? ये वाला 8 माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर, 16 माइनस x इंटू 8 माइनस x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 16 8 8 6 48, 128 माइनस 16x माइनस 8x प्लस x। थ्री एट सा 16 8, ठीक है। 16/3 जो है वो लार्जेस्ट साइड होगी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, ओके।
क्वेश्चन नंबर 35। अच्छा, P डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट आर एस को इन द रेशियो ऑफ k:1। P लाइज ऑन द लाइन ये वाली, द वैल्यू ऑफ k इज, बहुत आसान है। ये P है, ये k:1 और आपको रेशो दे रखी है k:1 और पॉइंट से रखे 1398। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे आप। ठीक है, और उसमें x और y कोऑर्डिनेट जब आप निकाल लेंगे वो k की टर्म्स में आएंगे, ऑब्वियसली k की टर्म्स में आएंगे। ठीक है, फिर आपको x की जगह और y की जगह वैल्यूज पुट करनी है और k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, k और 1 आ गया आपका। ठीक है, जब आप x कोऑर्डिनेट निकालेंगे वो भी आपको k की टर्म्स में आएगा, y कोऑर्डिनेट निकालने के वो भी आपको k की टर्म्स में आएगा, और आपको p पॉइंट की इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे x और y की वैल्यू डालेंगे, वो दोनों k की टर्म्स में होंगी, सिंगल वेरिएबल आपके पास आ जाएगा, आप आराम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, आपको शेडेड पोर्शन निकालना है। ठीक है, शेडेड पोर्शन कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको थोड़ा सा डार्क लाइट ले लेता हूँ, हाँ, ऐसे कर दूँ तो ये सेमी सर्कल बन गया। ठीक है, तो शेडेड पोर्शन कैसे निकलेगा? शेडेड पोर्शन निकलेगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल से मैं क्या माइनस करूंगा? देखो फॉर एग्जाम्पल ये सेमी सर्कल, ठीक है, और ये आगे आपके रेक्टेंगल आ गया आपका ये वाला। इस रेक्टेंगल से मैं अगर आपको ये और ये कोऑर्डिनेट माइनस कर दूं तो मेरे पास ये एरिया आ जाएगा, और सेमी सर्कल में प्लस कर दूं तो मेरे पास शेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि रेक्टेंगल जो है वो क्या है, इस रेक्टेंगल का वो क्या है? ये साइड 14 है तो ये तो आ गया आपके पास 14, तो डायमीटर सर्कल का 14 है तो ये आ जाएगा 7 और ये भी आ जाएगा 7। ठीक है, इस रेक्टेंगल में से आप दोनों कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दोगे और एंगल आ गया आपके पास 90, और एरिया ऑफ सेमी सर्कल में ऐड कर दोगे, सिंपल एज दैट। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन ये वाला, ओलंपिक रिंग्स है, अभी अभी ओलंपिक्स हुआ है। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ ऑल डॉटेड रीजन्स, ये ठीक है भाई, आपको टोटल एरिया चाहिए सारे डॉटेड रीजन्स का। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये डॉटेड रीजन ऐसे हैं, अगर मैं बीच में लाइन मार दूं ऐसे है, अगर मैं बीच में लाइन खींच दूं तो ये 2 सेगमेंट बन जाते हैं, तो टोटल सेगमेंट मेरे पास आ गए 6। तो अगर मुझे एक सेगमेंट का एरिया मिल जाए तो मैं इसको 6 के मल्टीप्लाई करके जो है वो निकाल सकता हूँ बड़े आराम से। ठीक है, ओके, चलो करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओ सॉरी 8 है। ठीक है ना, तो सामने दिख रहा है वैसे कि 8 से मल्टीप्लाई सिर्फ एक ही चीज़ को किया गया है, बट तब भी कोई बात नहीं, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ठीक है, ये सेंटर आ गया सर्कल का। ठीक है, ओके, अब गिवन देखते हैं क्या क्या है। ओलंपिक रिंग्स पेड बाय 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच, तो सब का रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच है। ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स इज ऑल्सो द लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर, तो ये भी जो लाइन है ना, ये लाइन, ये भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे करूँ इसको तो 1 1 और ये भी 1। ठीक है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गई। तो एरिया ऑफ सेगमेंट आपको बेटा पता है, एरिया ऑफ सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना है? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, तो आपको थीटा बाई 360 मतलब कि 60 बाई 360, तो 1/6 पाई आर स्क्वायर 1 है तो कोई बात नहीं। ठीक है ना, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल √3/4 साइड स्क्वायर, साइड है 1, ये आ गया आपको एरिया ऑफ सेगमेंट मल्टीप्लाई बाय 8
This is the answer and this is the D part. Okay, next question. If 2 and 1 by 2 are the zeros of px square plus 5x plus r, then तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें करने की कुछ ज़रूरत है नहीं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ और बेटा सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको लगाना है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो माइनस बी जो है वो आपके पास क्या है, -5, और ए क्या है आपके पास, पी, ठीक है। और उसके बाद आपको जो है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालना है, वो आपका किसके बराबर होता है, सी बाई ए के बराबर। तो यस, सी इज़ वॉट योर आर एंड ए इज़ वॉट योर पी। तो आपको ऐसे करके आप दोनों निकालेंगे, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 100 सेंटीमीटर, द साइड ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज, तो ये आपका सर्कल है, सॉरी स्क्वायर है। द साइड ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, अच्छा, और ये सर्कल के अंदर बनाया गया है, काफ़ी अनइवन सा बना है, तो मैं पहले अच्छे से बना देता हूँ। ये आ गया आपका स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर का अगर आप डायगोनल निकाल लोगे, ठीक है, तो एक बार आपका डायगोनल निकल गया, ठीक है, स्क्वायर का, तो आप उसे साइड भी निकाल सकते हो। अब आप बोलेंगे डायगोनल कैसे निकालेंगे, तो सर्कमफेरेंस दे रखा है 100 सेंटीमीटर, तो डायगोनल तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 2 पाई इज द रेडियस, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 100 अपॉन पाई इज योर डायमीटर, ठीक है। ओके, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 3x plus 5 is equal to 43 एंड 243x plus 5 is equal to 3 इज, तो देखो भाई, ये जो इक्वेशन है ना, दैट इक्वेशन, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है। ओके, तो पहला है 3x plus 5 243, तो 3x plus 5 243 का मतलब क्या होता है, 3 की रेस पावर 5, तो x plus y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो 243 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 की पावर यहाँ पे 1 ही है, तो 243 3 की पावर 5, तो 5 की मल्टीप्लाई x प्लस वाई से हो जाएगी 3 की पावर 1, तो यहाँ पे 5x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। ये एक इक्वेशन, ये दो इक्वेशन आ गया आपके पास, ठीक है। तो अब आप देखेंगे a1 अपॉन a2 कितना आया, सॉरी x माइनस वाई है, यहाँ पे माइनस है भाई, ठीक है। a1 बाई a2 कितना है, 1/5, और b1 बाई b2 आएगा -1/5, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो जब a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो सोल्यूशन कैसा होता है, यूनिक। तो आंसर क्या हो गया आपका, यूनिक सोल्यूशन, दैट इज 1। ओके, यूनिक सोल्यूशन आएगा, और यूनिक सोल्यूशन अब तुम निकाल ही सकते हो, ठीक है। दो इक्वेशन हैं, तो 1 आंसर होगा वैसे इसका, ठीक है। ओके, सो दीज आर द 40 क्वेश्चंस जो कि आपको अटेम्प्ट करने हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान है, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अगर आपको तब भी जो है वो केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आई विल सॉल्व इट फॉर यू। थैंक यू सो मच।